डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेम माय चैनल। तो आप लोगों को सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए थे बायोलॉजी में, जिसमें आप लोगों को लाइफ प्रोसेस में क्या क्या बता चुके थे। तो लाइफ प्रोसेस में आप लोगों ने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया। जैसे आप लोगों ने न्यूट्रिशन का जो चैप्टर था, जो न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और लेकिन उसमें एक चीज़ है कि अभी हमने क्वेश्चन आप लोग को दिया नहीं है। क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे और आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग सबसे पहले अगर वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते चले तो काफ़ी आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। और किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन ना बन पाया हो तो कृपया आप मुझसे शेयर करें। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं। और जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे साथ अपने जो भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहे हैं उसको शेयर करें ताकि हम उसको डील करने का प्रयास कर सके, है ना। तो न्यूट्रिशन चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। अब न्यूट्रिशन चैप्टर के बाद आप लोग का जो चैप्टर आता है, जो टॉपिक आ रहा है, वो आता है रेस्पायरेशन। क्या आता है? लाइफ प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट जो था वो क्या था? तो सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन था, फिर आपका रेस्पायरेशन आता है ना। तो अब रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो रेस्पायरेशन जो है क्या? तो रेस्पायरेशन एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब, तो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या करते हैं। तो रेस्पायरेशन में होता क्या है कि जो भी हम भोजन को, सबस्ट्रेट्स को, फूड को लिए हैं, जो भी फूड हमारे अंदर डाइजेस्ट होकर के जो गया है, तो वो डाइजेशन के बाद हम आप लोग को न्यूट्रिशन में आप लोग सारा कुछ पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे? तो न्यूट्रिशन में आप लोगों ने देखा था क्या क्या। तो न्यूट्रिशन 5 चरणों में देखा था आप लोगों ने। तो इंजेक्शन फूड को लिए, है ना, फूड को हमने गेन किया, इंजेक्शन कहलाया। फिर सेकेंड क्या प्रोसेस था? तो सेकेंड था डाइजेशन। तो उसको बहुत ब्रेक डाउन हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हुए। जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए। जैसे ग्लूकोज जो हुआ, स्टार्च जो हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो हुआ, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने देखा क्या? प्रोटीन जो था वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। फैट जो था वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सभी, और वो एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में मिला और ब्लड के माध्यम से प्रत्येक सेल में पहुंच गया। क्या हुआ? तो प्रत्येक सेल में पहुंच गया। तो अब वो जो फूड जो प्रत्येक सेल में गया है उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। क्या है? वो हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। उस हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो उसी से क्या करेगा? फूड उसी से एनर्जी को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। और रेस्पायरेशन में वही हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी को बाहर निकालते हैं। अब तो ये प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस की आवश्यकता, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑक्सीजन जो है वो बहुत जरूरी है इसके लिए। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो ऑक्सीजन नहीं हो पाते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो भी जटिल ऑर्गेनिज्म है, जैसे जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिनको अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों में, ठीक है। तो हम लोगों ने अब रेस्पायरेशन को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रेस्पायरेशन इज द कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पायरेशन इज द कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पायरेशन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, जिसमें इन विच ग्लूकोज ऑर्गेनिक फूड, तो जो भी हम फूड जो गेन करते हैं वो ऑर्गेनिक फूड ही है। जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हम लोग डाइजेशन के दौरान बना, और ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हमको एनर्जी दे देता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, या स्टेप वाइज भी कर सकते थे। ऑक्सीडाइज्ड स्टेप वाइज
एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हम हमारे शरीर में जब ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब तो रेस्पायरेशन वह कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है। इसी को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। कभी कभी कोई भी व्यक्ति जो है वो रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेस्पायरेशन जो है वो रिलीजिंग ऑफ एनर्जी है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो गैसियस एक्सचेंज है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। और रेस्पायरेशन जो होता है ये सेल्यूलर प्रोसेस है, जबकि ये ब्रीदिंग को हम सेल्यूलर प्रोसेस नहीं बोल सकते। ये सेल के अंदर ही होगा, जब भी होगा जब ये प्रत्येक सेल में होता है और वो प्रत्येक सेल के अंदर ही होता है। ठीक है। अब रेस्पायरेशन की जरूरत क्यों होती है हम लोगों को? वाई डू वी नीड रेस्पायरेशन या वाई डू वी नीड एनर्जी? तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किससे होता है? तो रेस्पायरेशन के माध्यम से ही होता है। अगर रेस्पायरेशन नहीं हो तो एनर्जी हमें मिल नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एनर्जी हमें चाहिए क्यों? तो एनर्जी हमें सबसे फर्स्ट तो होता है कि मूवमेंट के लिए चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है? मूवमेंट के लिए चाहिए होता है। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो न्यूट्रिशन भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ही हुआ है ना, फूड को गेन किए। तो ये स्टेप वाइज स्टेप चलता है। पहले क्या किए हम? फूड को गेन किए। जब फूड को लिए तो फूड जो है वो हमारा सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारा सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोन स्ट्रक्चर होता है, और माइक्रो स्ट्रक्चर होता है और फूड को हम बड़ा बड़ा ले रहे हैं। तो डाइजेशन जो हुआ हम लोगों में वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हुआ। सेल के आउटसाइड ही वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हुआ। और जब ब्रेक डाउन हुआ तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, और वो जो कन्वर्ट हुआ वो सेल को एक्सेप्टेबल हो गया। सेल उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स था वो सेल जब एक्सेप्ट किया तो ये न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ लिए, है ना। अब क्या क्या सेल जब लिया, अब वो पहुंचेगा, प्रत्येक सेल में पहुंचना है। चूंकि डाइजेशन तो हमारा केवल इंटेस्टाइन में हुआ है। डाइजेशन कहाँ हुआ? कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में वो तो इंटेस्टाइन में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इंटेस्टाइन से वो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचना है। पूरे जितने भी सेल है हमारे बॉडी में, सारे सेल्स को पहुंचना होता है। तो अब वो जो है उसको पहुंचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो वो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। तो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता हुई हमें, है ना। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को हम लोगों ने देखा, फिर सर्कुलेशन को देखेंगे। सर्कुलेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिर वो हमारे प्रत्येक सेल में फूड को ब्लड के साथ मिक्स करके पहुंचा दिया। ठीक है। अब उसको उसमें क्या है? ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है ना। तो ब्लड ही ऑक्सीजन को भी कैरी करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉलो करता है तो वो ब्लड है ना। तो वो ऑक्सीजन को भी हम उस प्रत्येक सेल में पहुंचाने का काम करेगा। और जब पहुंच जाएगा तो सेल के बाद तो अब वहां से एनर्जी की रिक्वायरमेंट, अब एनर्जी वहां से बनेगा, और वो एनर्जी अगर फिर से देगा तो फिर से हम वही सारा प्रोसेस करेंगे। और चूंकि उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं तो उसको हम अपने शरीर से एक्सक्रेट आउट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस अब हमें फिर से, और हम जब एनर्जी मिलता है तो हम कोई वर्क कर पाते हैं, खेल पाते हैं, फिर इधर उधर घूम पाते हैं। तो फिर से यही एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए फिर से हम फूड को क्या करेंगे? लाएंगे और फिर खाएंगे, फिर से एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यही तो लाइफ प्रोसेस है ना। तो ये लाइफ प्रोसेस है, इसके बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें अब किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? हमारे बॉडी में भी उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम चल पाते हैं। तो हमारे जब बॉडी में एनर्जी आता है तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, तभी हम
इस प्रकार कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी है, बॉडी फ्लड है, बॉडी फ्लड मेंटेन रहेगा तभी हम हेल्दी रहेंगे। बॉडी फ्लड अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमें किस लिए आवश्यक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, तो अब मूवमेंट के लिए। किस लिए, मूवमेंट के लिए। तो अब कौन सा मूवमेंट, तो हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट, बाहर वाला मूवमेंट अभी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वेरियस मूवमेंट इन सेल। तो सेल के अंदर मूवमेंट के लिए, तो सेल के अंदर क्या क्या मूवमेंट होता है हम जानते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में आपको मोनोसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं। तो ये सभी को कहां से आता है, तो ये सभी हम डिफ्यूजन के माध्यम से हमारे सेल के अंदर पहुंचता है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ, तो ये रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इन पैरामीशियम एंड फ्लैजिलम। तो अगर हम छोटे छोटे ऑर्गेन्स की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, तो सेल फूड को कैप्चर करने के लिए सीलिया होता है। सीलिया जब तक मूवमेंट नहीं करेगा फूड को ला नहीं सकता है, न्यूट्रिशन होगा नहीं। तो जब न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो रेस्पायरेशन नहीं होगा, तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इन पैरामीशियम एंड फ्लैजिलम, ठीक है। फिर है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो तो हमारा जो फूड है वो गट के अंदर स्टोमक तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण नहीं पहुंच पाता है। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, फ्लो करता है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। फिर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन। तो आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन बनाता है सेल डिवीजन के दौरान, है ना। तो ये अगर मूव नहीं करेगा तो फिर सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो कोई हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ना ही जो भी सेल डिवीजन के द्वारा जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। फिर आता है मेंटेनिंग ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हम जानते हैं कि मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो बर्ड्स और मैमल्स को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिम्स हैं, वो फ्लो नहीं कर पाएगा उस रेशियो में। जो हमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लोइंग के कारण ही वार्म होता है ना। तो अब उसको फ्लो के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है, पंप होता है और वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो मेंटेनिंग ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बायोलुमिनेसेंस, तो ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। बायोलुमिनेसेंस का यूज क्लास 9th में टीनोफोरा के लिए हुआ था। किसके लिए, टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जो ऑर्गेनिम्स था वो समुद्री ऑर्गेनिज्म है, और उसमें कुछ लाइट इमिट्स होता रहता था कंटिन्यू। और ये लाइट इमिट्स तभी होगा जब उसमें क्या होगा, एक लाइट इमिट्स होता था। तो उस लाइट को इमिट करने के लिए केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आप ले लीजिए किसको, फायर फ्लाई को ले लीजिए। फायर फ्लाई भी एनर्जी लाइट इमिट्स करता है। तो उस लाइट को इमिट्स करने के लिए उनमें केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ आयंस उनको चाहिए होता है, कैल्शियम आयन चाहिए होता है, तभी वो क्या कर पाएंगे, ग्लो कर पाएंगे। तो बायोलुमिनेसेंस वही है। फिर आप आ जाइए एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप्स का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। एक होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस वह प्रोसेस है, तो आप इसमें दोनों चीजों को आप समझ सकते हैं। तो एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक क्या है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक मिल करके कंबाइंड होने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल्स
अटैच्ड टुगेदर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसा कि आप फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 एंड H2O जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइंड होने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। तो वो, और दूसरा ये है कि उसमें तो एनाबॉलिक प्रोसेस जब भी होगा जब इंडोथर्मिक होगा, मतलब कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और तो ये दोनों चीजें आप जब दोनों चीजें यहाँ पे साथ साथ हो, क्या क्या हो, तो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा हो और एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, तो उसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। और उसके जस्ट अपोजिट जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है और वो एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक और रेस्पिरेशन या डाइजेशन जो है वो क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट में होता है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस हो इन प्लांट्स, तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स फ्रॉम शुगर। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम शुगर, तो मतलब ये है सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स फ्रॉम शुगर। शुगर से पॉलीसेकेराइड्स बनाना है, मतलब स्टार्च बनाना है। उसी को तो फिर हम लोग डाइजेशन के दौरान फिर से पॉलीसेकेराइड्स को हम मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर दूसरा क्या है? एंड प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ये सभी जो है वो क्या है? तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। फिर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग जब देखिएगा इसमें क्या चीज, तो आप लोग जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़िएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको दो ट्रांसपोर्टेशन मिलेंगे, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें किसी भी और आयंस या मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? तो चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है ना, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देखिएगा, तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक कंटेनर है, ये सेमी परमेबल है, ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन नजर आ रहा है आपको। तो आप जानते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा, मतलब इधर से इधर होगा। तो ये तो सिंपल डिफ्यूजन से हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन से हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आयंस को रिक्वायरमेंट आयंस की इधर है, तो इधर से इधर लाना है, तो उसमें क्या होता है कि एक कैरियर प्रोटीन जाता है, कैरियर प्रोटीन उसको लेकर के आता है, जिससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके शेप को बदलना होता है कैरियर प्रोटीन को। वो हम आपको कहाँ बताएंगे? ट्रांसपोर्टेशन में फिर से डिटेल्स बताएंगे इसका। तो ये इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों ने तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा, ठीक है। अब आप लोगों को हम ये बता दें कि रेस्पिरेशन जो होते हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और ये या तो साइटोप्लाज्म में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या तो साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम ये भी बताए हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन अब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। तो एक्चुअली है क्या, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो वैसे और रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुए उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, और जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में होते हैं उनको हम अनएरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो लगभग सभी ऑर्गेनिम्स में होते हैं, तो वो सभी ऑर्गेनिम्स में होते हैं, लेकिन और ये एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो केवल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स में ही होते हैं, जिनमें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स में होते हैं। अब आपको हम बता दें कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो हम लोगों में दोनों टाइप का रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप का रेस्पायरेशन होता है। लेकिन कुछ कुछ फंगस को ले लीजिए आप, फिर फंगस को ले लीजिए, बैक्टीरिया को ले लीजिए, ये सब में ओनली क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। जबकि और जो बहुत सारे ऑर्गेनिम्स हैं उनमें दोनों टाइप के रेस्पायरेशन होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। कुछ जो होता है वो गूदेदार जो फ्रूट्स होते हैं उनमें होते हैं, उनमें भी अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन और अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो आप लोगों ने रेस्पायरेशन को अच्छे से जाना, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन को भी जाना। फिर आप लोगों को हम ये जो ये क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो 4 टाइप्स में होता है, वो 4 स्टेप्स में होते हैं। उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स बताएंगे, है ना। फिर फिलहाल हम आपको फिर कल हम स्टार्ट करेंगे, वो उसको स्टार्ट करने के बाद हम फिर स्टार्ट के क्या करेंगे, तो ऑक्सीड ये रेस्पायरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे, फिर रेस्पायरेशन इन एनिमल्स को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।